नमस्कार साथियों, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन। 107.8 FM रेडियो जय घोष पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कामयाब महिलाओं से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले खुद लेने का बीड़ा उठाया है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुषमा शर्मा जी से, जो कि एक रंगकर्मी हैं। साथ ही साथ आप लेखन भी लिखती हैं जी। और इसके अलावा आप निर्देशन भी करती हैं, यानी कि 3 in 1। अगर नाटक की बात की जाए साथियों, तो ये एक ऐसी कला है जो आदिम युग से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस कला में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। कई तरह के थिएटर्स के चेंजेस हुए हैं, उनके आकार के, और इसी तरह से हमने एज अ कलाकार भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर आज के दौर में हिस्सा ले रही हैं। आपकी खासियत ये रही है कि आपने संस्कृत जैसी जटिल भाषा ना, जिसको बोलने में भी डर लगता है कि ये उच्चारण सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, उस पर आपने तमाम नाटक किए हैं। जी। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताएं कि नाटक क्या है और आपका जुड़ाव इससे कैसे हुआ। नमस्कार। देखिए, इंसान की चेतना जब से विकसित हुई है तब से उसके अंदर अभिव्यक्ति की एक लालसा या जिसको कहते हैं भूख हमेशा रही है। वो हम कितना भी अपने आप को अभिव्यक्त कर दें, किसी भी तरीके से कह दें, कितना भी बोल ले, गा ले, नाच ले, लिख ले, पढ़ ले, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है अभी कुछ है जो रह गया। और जो रह जाता है वही हमें आगे प्रेरित करता है कलाओं से जुड़ने के लिए, नया नया रचने के लिए, नाटक रचने के लिए, कविताएं रचने के लिए, साहित्य रचने के लिए, और जो कला है हमारी उसमें आगे बढ़ने के लिए। और वही हमारे एक रास्ता होता है, एक जो पावर होती है जो हमें नए नए जो जोन है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे लगता है नाटक अभिव्यक्ति की इच्छा जो इंसान के अंदर है, आदिम इच्छा है। देखिए, जब पाषाण युग था तब भी इंसान जब शिकार करने जाता था तो वो दीवारों पर पूरी कहानी बताता था अपने साथियों को, क्योंकि भाषा नहीं थी। हाँ। तो वो पूरा लिखता था कि ये हम ऐसे गए, ऐसे शेर आया, ऐसे हमने शिकार किया, ऐसे लोगों कैसे हमने मारा, कैसे हमने कौन से औजार युक्त किए। तो वो वहीं से नाटक होना शुरू हो गया था। हाँ। फिर हम लोग आगे आए तो हम लोग के अंदर रिदम का सेंस आया, तो रिदम के साथ साथ हमने थोड़ा हाथ पैर चलाने शुरू किए। तो वहाँ से एक नृत्य की या डांस की जो है उत्पत्ति हुई। लोग एक घेरा बना के बैठ जाते, आग जलाते, दुखी होते तो कुछ वो गाते, कैसा भी स्वर हो, उसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, सिर्फ भाव महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही डांस था। ऐसे फिर इंसान जब और धीरे धीरे विकसित होता गया तो ऋतुएं आती थी, जब अनाज आता था तो वो खुश होता था, तो उसका सेलिब्रेशन करता था। फिर परिवार में जब बच्चे होने लगे, ये होने लगा, वो पारिवारिक जब वो सोशल होने लगा तो उस तरीके से वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कलाओं का सहारा लेता रहा। तो जीवन में इंसान की कलाएं और अभिव्यक्ति की जो अदम्य इच्छा है वो ही हमें इसको उत्पत्ति करने का और इसको आगे बढ़ाने का हमें मौका देती है। और आज भी हमारे जैसे लोग या 2022 में बैठे हुए हैं, हमें भी लगता है अभी बहुत कुछ नहीं कहा गया, अभी तो बहुत कुछ कहा जाना है। और मेरे ख्याल से ये औरतों के अंदर ये भावना कुछ ज़्यादा होती है। उनको हमेशा लगता है कि उनको वो नहीं कह पाई जो उनको कहना था। तो उसी इच्छा से ये कला की मुझे लगता है उत्पत्ति हुई। एक्सप्रेशन की जो भूख है जी। महिलाओं का आपने जिक्र किया और आपने तमाम ड्रामे जो हैं वो महिलाओं पे किए हैं। जी। आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है समाज को ड्रामा के थ्रू, थिएटर के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, लिटरेचर ले लीजिए, एक महिला के सशक्तिकरण में इसकी क्या अहमियत लगती है आपको? देखिए, जो महिलाओं का एक पहले भी जैसे जेन ऑस्टन वगैरह को, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह को ले लीजिए, उनका जो जब साहित्य था, जो भी था, वो उनके घर की चार दीवारी के भीतर होता था। उस समय वो बाहर नहीं जाती थी, औरतों की उस तरह की स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते, शिक्षित होते गए, हमें थोड़ा बहुत मौका बाहर निकलने का मिला, तो हमें ये लगता था कि जो महिलाओं का संघर्ष है वो अब दुगना हो गया है। एक तो उसकी लड़ाई बाहर से है और एक अपनी से खुद से लड़ाई है। और इसी संघर्ष के तहत उसे लगता है कि हम अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। तो जैसे मैंने शुरू किया तो
जब मैं औरों के साथ काम करती थी, 4-5 साल मैंने विभिन्न ग्रुप्स के साथ काम किया, तो मुझे लगता था ये वो नाटक नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। ये वही कुछ घिसे पिटे अजीब टाइप के, बहुत मतलब कॉमेडी भी बड़े अजीब टाइप की है, वो कर रहे हैं। और मैं एक साहित्यकार की फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने बहुत साहित्य बहुत बचपन से ही पढ़ना शुरू, मेरे फादर ने इस तरीके से हम लोगों को संस्कार दिए। तो मैंने कहा अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो मुझे अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, और मैंने अक्सर, अब बीइंग वुमेन, मुझे लगता था जो भी कहानी या कुछ किस्सा जो भी मुझे अट्रैक्ट करता था उसमें सेंट्रल कैरेक्टर वीमन होती थी। तो मुझे लगता था कि चलो ये कहानी करते हैं। सागर सीमांत हो, चाहे मैथ सिंह की लेडी मैकबेथ हो, चाहे दुर्गा भाभी पे अभी मैंने क्रांतिकारी दुर्गा भाभी पर प्ले किया हो, चाहे शबरी पर किया हो जो मतलब आदिवासी है, शबरी है, चाहे पंडवानी तीजन बाई पे मैंने प्ले किया हो। तो सारे पता नहीं कैसे अचानक अपने आप ही वो कैरेक्टर महिलाओं से जुड़ जाते थे। और यहाँ तक कि हमारे शहर के जो पुरुष रंगकर्मी थे वो मुझसे हमेशा कहते आप किसी ना किसी बहाने औरतों को अप्रिशिएट कराने का मौका ढूंढ लेती है। मैंने कहा देखिए, मैं जो हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो संसार है, जो दुनिया है जिससे मैं बेहतर जानती हूँ, मैं उसी पर काम कर सकती हूँ। जो जिस दुनिया को मैं नहीं जानती उस पर मैं बहुत काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज वहाँ अपडेट नहीं है। तो फिर मैंने कहा जो कहे, मुझे अगर ये एक शस्त्र मिला, एक हथियार मिला है, तो इससे मैं अपनी जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं पे बात करूँगी। हमने ऐसे ऐसे प्ले किए जो कि लोगों को लगा अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे बेबी हालदार पे सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओलो अंधेर उनका ऑटोबायोग्राफी है। तो बेबी हालदार के बारे में किया कि कैसे बहुत गरीब घर से होते हुए कैसे वो अपने पति के अत्याचार से तंग आके दिल्ली आ गई, और दिल्ली आकर एक जो मुंशी प्रेमचंद के रिश्तेदार थे उनके यहाँ वो बर्तन मांझने लगी, और उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो वो 8वीं तक किसी तरह पढ़ी हुई थी। तो वो जैसे सफाई करती रहती थी तो कोई एक किताब निकाल लेती थी, धीरे से पढ़ती रहती थी, जैसे ही मालिक आते थे दबा कर रख देती थी। तो उनके मालिक ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा तुम पढ़ना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो 4 बच्चों के साथ सारे घर का काम करने के बाद उस लेडी ने कैसे पूरी किताब लिखी, उपन्यास बड़े बड़े लिखे, और आज वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला है। तो ऐसे लोगों को जब हम एक दर्शकों के सामने लाते हैं तो उनका औरतों के प्रति नजरिया भी बदलता है। बिल्कुल। तो जैसे पंडवानी गायिका तीजन जी हैं, वो तो मतलब उनका तो कोई सारे पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ उनको मिल चुके हैं। तो तीजन बाई का जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही ट्रेजिक रही है, और उस पर्सनल लाइफ में उन्होंने एक चीज़ बस ये जान ली कि ईश्वर ने मेरे अंदर पंडवानी गाने का गुण दिया है, और कुछ भी हो जाए मैं पंडवानी गाना नहीं छोड़ूंगी, चाहे पति छूट जाए चाहे परिवार छूट जाए। इतना देखिए एक पढ़ी लिखी महिला में भी नहीं होता। ये तो, जो खुद की खोज होती है, खुद की खोज जो है वो जैसे खुद को तलाशना कि जैसे मुझे लगता है फेजेस आते हैं जब आप छोटे होते हैं, आप बहुत प्यारे होते हैं, आप माँ से वाकिफ होते हैं, उसके बाद फिर आप डॉक्टर, टीचर और इन सबको देखते हैं और उनसे फैसिनेट होते हैं कि मुझे ये काम करना है, और वो बदलता रहता है। इंटर में कुछ आप और बनना चाहते होंगे, ग्रेजुएशन में कुछ और आपके ड्रीम्स होंगे। तो आपने अपने अंदर कब ये पाया कि आप नाटक से जुड़ना चाहती हैं, थिएटर से जुड़ना चाहती हैं? मैं एक्चुअली कथक सीखती थी। कथक सीखा है आपने? तो वहाँ पे मुझे शुरू से शौक था। हमारे फादर फिल्म बहुत दिखाते थे हम लोगों को, तो फिल्मी गाने देख के हमें थोड़ा सा लगा कि डांस अच्छा है, तो हम डांस करने लगे। तो लोगों ने कहा अच्छा करती है, इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन वगैरह अच्छा आते, उसको डांस स्कूल में डाल दी। डांस स्कूल में आ गए तो वहीं पर एक दिन एक डांस ड्रामा तैयार किया गया। उसका ओकेजन क्या था मुझे याद नहीं, मैं 8 साल की थी सिर्फ। तो उसमें मुझे लीड रोल दिया गया। मदन भस्म, कामदेव और रति जो शिव की कथा से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर वो नाटक था। तो उसमें मैंने कामदेव की वाइफ रति का रोल किया। 8 साल की उम्र? हाँ। तो वो जब मैं पैलेस थिएटर है इलाहाबाद में, जहाँ बहुत फेमस जगह, आप इलाहाबाद को कभी पढ़ें तो समझ में आएगा, वहाँ बड़े बड़े लोग प्ले करते थे, अब तो बंद हो गया। तो वहाँ पे हम लोग का प्ले हुआ और पूरा फुल फ्लेज प्ले था, मतलब लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, स्क्रिप्ट, म्यूजिक सब कुछ था। तो जब मैं स्टेज पे खड़ी हुई स्पॉटलाइट में, तो मुझे वो एहसास आज तक याद है। 8 साल की उम्र से मुझे लगा कि हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। ऑडिटोरियम में बहुत लोग बैठे हुए थे, और उस स्पॉट पे मैं जो एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो जो अनुभव है वो डांस से कुछ आगे का है।
और उसी क्षण मैंने सोचा कि मुझे ड्रामा करना चाहिए। अब इलाहाबाद शहर में उस समय ड्रामा कोई लड़कियां बहुत कम करती थी। मेरे फादर का भी कोई ऐसे लिंक नहीं था कहीं कि हमको करे। तो फिर मैं घर चुप बैठ गई 4-5 साल। फिर स्कूल में मैंने एक प्ले अपने आप डायरेक्ट किया दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ये किस उम्र में किया आपने? ये मैंने किया था 10th में थी, जब मैं 10th क्लास में आपने ये डायरेक्ट किया। किया। और हमारे प्रिंसिपल हम लोग को प्राइज वाइज भी दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। फिर मैं इंटर में आई तो मैंने उपेंद्र नाथ अश्क का एक प्ले था, कॉमेडी प्ले था तौलिए, वो किया। फिर हम लोग बीए में आए तो हमने एक स्किट तैयार की अपनी वेलकम पार्टी में, जब होता है वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए 90 में जब मैं आई तो मैं धीरे से आकाशवाणी में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए कैजुअल कंपेयर वाणी में। तो वहाँ कंपेयरिंग करने जाती तो थिएटर के लोग आते थे, तो लड़कियों की जैसे खोज रहती, लड़कियाँ कम ही मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की है, इसको आप कहिए ये करेगी। तो हमने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। धीरे धीरे इस तरह जुड़ाव होता गया। फिर 5 साल मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम किया, लेकिन मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली जो मेरी चाह थी। तो मैंने कहा अब दूसरों से कुछ कहना मांगना, इससे अच्छा ये अपना प्लेटफॉर्म तैयार करो। एक रजिस्ट्रेशन कराया, अपना ग्रुप बनाया, और फिर मैंने पहला नाटक जो है ब्रेख्त का प्ले किया, थ्री ब्रेनी ओपेरा। उस पर 2 कौड़ी का खेल ओपेरा शैली में हम लोगों ने किया, और बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद तो फिर मतलब धीरे धीरे करते करते आज मुझे 25 साल हो गए अपना ग्रुप चलाते हुए। क्या बात है। और उसी में फिर वहीं से और चीज़ें जुड़ती गई, क्योंकि जब आप डायरेक्शन करते हैं, ग्रुप चलाते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आपको कमज़ोर नहीं होना। आपको लाइट भी आनी चाहिए, आपको कॉस्ट्यूम का सेंस भी होना चाहिए, आपको स्क्रिप्ट भी लिखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और डायरेक्शन तो आपको आना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में। सब करके तो वो धीरे धीरे गाने भी लिखने लगे। वही हो गया, राइटर फाइटर खुद सब हो गए। नाटक की अगर बात की जाए तो अभी आपसे बात हो रही थी मेरी, तो आपने बताया कि आप लेखिका भी बहुत अच्छी हैं, और आप बहुत अच्छी है, लेकिन लिख लेती हूँ। जी, आप निर्देशन भी करती हैं। तो बीइंग फीमेल, चूंकि ये एक तपस्या है जी, आर्ट कोई भी कला आप सीखना चाहें तो वो आपसे बहुत ज्यादा वक्त चाहती है जी। बीइंग फीमेल, आपको घर भी देखना है, बाहर के काम भी देखने हैं, तो कैसे आप वक्त निकालती हैं अपने शौक के लिए? देखिए, मेरा ये शौक नहीं है, ये मेरा पैशन है, मेरी लाइफ है। अब मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। मैं उस मतलब उसमें आ गई हूँ। और शुरू से मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही मेरी। और मेरी मदर, हमारे यहाँ जैसे कोई स्क्रिप्ट, कोई कहानी आती थी तो मेरी मदर पढ़ती थी तो कहती थी कि इसको तुम देखो, ये कहानी अच्छी नाटक बन सकती है। जैसे सागर सीमांत उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। अच्छा। और मेरी दीदी थी बड़ी, वो भी बहुत सपोर्टिव थी। घर में भाई भी हमारे सब कहते थे नहीं, तुम हम लोगों से बिल्कुल अलग हो, और तुम ये काम कर रही हो, करो, और तुमको जो चाहिए वो बताना। तो फैमिली से तो मुझे कोई वो नहीं रहा। बाहर भी मैं किसी की परवाह नहीं करती थी। ये मेरी लाइफ है, जिंदगी एक बार मिली है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। और इस हिम्मत के साथ ही कुछ मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इलाहाबाद में फुल फ्लेज थिएटर ग्रुप चलाने वाली मैं पहली महिला हूँ। क्या बात है। तो और जो बहुत सारे चीज़ें, जैसे सोलो करने वाली मैं पहली महिला हूँ। संस्कृत नाटक मैंने वहाँ पे महिला ने पहली बार किया। संस्कृत नाटक होते तो रहते थे। तो इस तरह से घर वालों को भी लगा कि कुछ अच्छा कर रही। फिर मैं बाहर भी जाने लगी, मतलब MP, UP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल वगैरह सब जगह हम लोग के शोज वगैरह होने लगे। तो मेरी मदर को लगा नहीं, कर रही है, ठीक कर रही है, करो। ऐसा होता है सुषमा जी कि ज़्यादातर इंसान वो चीज़ें ऑप्ट करता है जो चलन में होती हैं, राइट। तो आपने ऐसी जुबान चुनी, संस्कृत भाषा, जिसको जैसे मैंने अभी बोला कि बोलना ही मुश्किल है, समझना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत लिमिटेड उसके ऑडियंस भी आई एम श्योर आपके रहे होंगे। तो आपके जहन में कब ये ख्याल आया कि आपको इस जुबान को आगे बढ़ाना है? नहीं, ये मुझे बाय लक मिल गया एक मौका। अच्छा। उस समय मेरा शुरुआत ही थी थिएटर में। ये 1999 की बात है। तो एक वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, तो उनका कुछ पता नहीं क्या फंक्शन था। तो वहाँ जो संस्कृत मैम जो पढ़ाती थी वो मेरे यहाँ परिचित थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक नाटक है और लड़कियों का स्कूल है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्ले डायरेक्ट करती हो तो हमारे लड़कियों को आके सिखा दो। हम किसी जेंट्स को नहीं बुलाना चाहते, जैसा भी उनका वो था। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो BSc पास हूँ,
मैं साइंस और इंग्लिश वाला मेरा हिसाब किताब है, मैं संस्कृत भाषा नहीं जानती, लेकिन मैं नाटक जानती हूँ और किसी भी भाषा का नाटक मैं कर सकती हूँ। तो ये समझ लीजिए भाषा का आपको देखना पड़ेगा, बाकी सारा जो पूरी डिज़ाइनिंग है वो मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सम्राट हर्षवर्धन एक पहले हुआ करते थे, उनका नाटक था नागानंदम। तो उसको मैंने वहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब इस लेवल के लोग थे और मैं उन सबसे बहुत जूनियर थी। तो मैंने वो पूरा प्ले डिज़ाइन किया और उसको हम लोगों ने संगीत समिति, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे किया। उसमें पूरा हॉल भरा हुआ था। और आपने शायद डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का नाम सुना होगा, बहुत ही लर्नेड, बस संस्कृत में मतलब वो अपने आप में बहुत ही बड़ी हस्ती है। वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने जब उसको देखा तो मैंने उसको पर्यावरण से जोड़ा पूरी कहानी को। जो प्रेम कहानी थी, मैंने कहा ये प्रेम कहानी नहीं, ये जीव संरक्षण पर ये कहानी है। मैंने वो मुद्दा निकाला और उसको अपने संस्कृत नाटक को संस्कृत थिएटर के हिसाब से नहीं किया, मैंने उसको अपने हिसाब से किया। तो वो जब मंच पे आए तो उनको देख के मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा आज तो मेरी बहुत क्लास लगने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सुषमा जैसे यंग डायरेक्टर ने और इस नाटक को बिल्कुल अपने तरीके से देखा है, किया है और बड़ा अच्छा है। आज 25 साल बाद यहाँ शहर में संस्कृत नाटक हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये संस्कृत की धारा जो है आगे भी प्रवाहित होती रहे। तो फिर उनका कुछ ऐसा प्रेरणा थी कि फिर उसके बाद मैंने कई नाटक एक के बाद एक किए। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किए, यहाँ यूपी संस्कृत संस्थान के साथ किए और लास्ट में हम लोगों ने 2020 में शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम किया और उसमें सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगी, मेले में, कुंभ मेले में ये हमारा प्ले हुआ था, भास का प्ले था प्रतिमा नाटकम, पूरा पंडाल भरा हुआ था। अच्छा। मैं खुद आश्चर्य में हो गया। लोग बोले हर प्रोग्राम में 10-12 से ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 28 लोग हम लोग स्टेज पे 10-20 लोग नीचे आ जाएंगे, जिसका रोल खत्म होता जाए वो आगे ऑडियंस से जाएगा। लेकिन जब हम लोग एंट्री हुई और वो कर्टन खुला, हमने देखा सारा पंडाल भरा हुआ है। तो मेरी सांस तो जहाँ थी वही अटक गई। फिर मैं तो, मुझे लाइट पैनल पे बैठना होता है, लाइट डिजाइनर का, तो मैं वहाँ बैठ के मैंने किया। लेकिन बहुत खुशी हुई कि कम से कम संस्कृत नाटक को देखने वाले ऑडियंस इतनी है। और आपको मैं बताऊँ, उनमें बड़ी यूनिटी है। वो सबको आपस में बुला के और कहते हैं नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर पाते, कोई बाहर की लड़की कर रही है तो इसको देखना तो है ही, अप्रिशिएट तो करना ही है। तो लोगों में एक चाह है, चाह है। बहुत लोग आते हैं। मेरे जितने भी संस्कृत नाटक हुए, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी किया है, वहाँ के संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ, सब पूरा विजयनगरम हॉल भरा रहता है। बीइंग फीमेल, आपको क्या क्या मुश्किलें होती हैं इतना सब मैनेज करने में? देखिए, पहली बात तो अगर आप मुसीबतों को अपने सर पे लेंगे तो वो आपको मुसीबतें लगेंगी। अगर आप ये समझेंगे कि ये तो मेरे साथ ही नहीं हो रहा, औरों के साथ भी हो रहा है, जैसे बहुत सी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो शायद आपके साथ भी होती होंगी, दूसरे के साथ भी होती होंगी, तो उसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग डायस पे कहीं बैठे हुए हैं तो वो कहेंगे सुषमा जी आप भी आ जाइएगा, महिला हैं आप। तो वो उस समय मुझे महिला होना ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डेकोरेटिव पीस हूँ। मैंने कहा आज मैं यहाँ अपने काम से हूँ, मेहनत से हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक जितनी स्क्रिप्ट की हैं, सारी स्क्रिप्ट मेरी ज़्यादातर नई है। कोई भी पहले की लिखी हुई स्क्रिप्ट मैंने बहुत कम की है। मैंने कहा कुछ नहीं, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन अगर थिएटर को कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा कि कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स मैं दे जाऊंगी हिंदी रंगमंच को जी। तो मुझे उस समय थोड़ा सा लगता है कि क्या है, महिला है, मुझे अलग क्यों किया जा रहा है भाई? हम रंगकर्मी हैं, हम डायरेक्टर्स हैं, हम साथ बैठे हैं। हाँ। तो वहाँ में मुझे कहीं फिर मुझे लगता है ये समाज की सोच है, इतनी बदल गई है तो आगे भी बदल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगी जो थिएटर में जाना चाहते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, और वो कैसे अपनी स्किल्स को ब्रश अप करें कि वो एक बेहतर रंगकर्मी के तौर पर, अभिनेता के तौर पर, अभिनेत्री के तौर पर उभर कर आएं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक्टिंग की या उस काम की मतलब चाह होनी चाहिए। आदमी को पता चल जाता है कि शौक जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप थिएटर में आ जाते हैं तो इसको लाइटली मत लीजिए और अच्छी कहीं ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ट्रेनिंग ले लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और लगातार पढ़िए। अगर आपने पढ़ा नहीं, अपने आप को अपडेट नहीं रखा तो वो आपके काम में भी दिखेगा।
और ख़ास तौर से अपने विषय से जुड़े जो मैगजीन्स हैं, जो नए नए आर्टिकल्स हैं, नए नए स्क्रिप्ट्स हैं, उन सबको खूब पढ़िए, अपडेट रहिए और आंखें खोल के रहिए जी। आप ज़रूर एक अच्छे इंसान तो बनेंगे ही और एक अच्छे रंगकर्मी भी बन जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको सुषमा शर्मा जी ने बताया कि आप अपने आप को अपडेट रखिए और करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा खुला रखिए, चीज़ों को देखिए, उनसे सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि मुसीबतों को ओढ़िए मत। जिंदगी है तो परेशानियां आएंगी और इन परेशानियों का सामना करिए। और इसी के साथ विदुषी से समरीन को दीजिए इजाजत। फिर आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। आप आई, हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।